नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में सीएम योगी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। पूर्व सरकार पर सीएम ने साधा निशाना, कहा पहले निष्पक्ष और पारदर्शित तरीके से नहीं होती थी भर्तियां। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की मीटिंग। सभी जिला अधिकारियों के साथ सीएम ने की वर्चुअल बैठक। विकास कार्य और आपदा प्रबंध के संबंध में किया मंथन। औरैया में भारी बारिश से आई बाढ़ से हालत खराब। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया हवाई सर्वेक्षण, कहा बुंदेलखंड के इलाकों में बाढ़ की स्थिति, दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने मचाई तबाही। भूस्खलन के चलते ध्वस्त हुए घर के 2 कमरे, मुख्य मार्ग भी हुआ बंद, लोग हुए परेशान। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित यूपी पुलिस दूरसंचार उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिसके बाद सीएम ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले निष्पक्ष और पारदर्शित तरीके से भर्तियां नहीं होती थी, जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चयनित सहायक परिचालकों एवं कर्मशाला सहायकों के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू श्री आनंद स्वरूप जी, पुलिस महानिदेशक दूरसंचार श्री आशुतोष पांडे जी, पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड सीएसबी सिरोडकर जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, नवचयनित टेलीकॉम पुलिस से जुड़े हुए सभी कार्मिकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को चयन की एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुए निष्पक्ष भर्ती की इस प्रक्रिया को सुसंपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां पर डीजी टेलीकॉम और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत करने का एक प्रयास आगे बढ़ाया है, और उत्तर प्रदेश पुलिस बल के महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करने और इस कार्यक्रम को अन्य सभी भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े हुए आयोग और बोर्ड के लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र बनाया है। मैं बधाई देता हूं आप सभी नवनियुक्त टेलीकॉम पुलिस के कार्मिकों को, जिन्हें आज यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। आपको और आपके अभिभावकों को, परिवार के सभी सदस्यों को मेरी हृदय से बधाई है,
मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जो पुलिस की भर्ती अब तक हम लोगों ने 2017 से प्रारंभ की थी, अब तक इस भर्ती को लेकर के हम देखें तो कुल मिलाकर के 2,17,500 से अधिक पुलिस कार्मिकों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने संपन्न किया है। और ये आपके लिए भी एक गौरव का विषय है कि किसी भी राज्य की सिविल पुलिस से बड़े, सबसे बड़े पुलिस बल का आप हिस्सा बने हैं। तो इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होती थी, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायंकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। देहरादून की गढ़ी कैंट में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया, जिस समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। जिसके बाद सीएम ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस समारोह में वह मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भाई के रूप में मौजूद है। सरकार ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए जल्द ही जल सखी योजना शुरू करने जा रही है। राज्य के अंदर हमारी महिलाओं के लिए जो 50% से जिनकी संख्या अधिक है, उस 50% से अधिक संख्या की बहनों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए 100% का कानून लेकर आएंगे, समान नागरिक संहिता का कानून। हमने अपना वो वचन निभाया है। इसके साथ ही देश के अंदर 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो। इसके साथ साथ नारी शक्ति बंधन अधिनियम, शौचालयों का निर्माण, आवास योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता, मातृत्व अवकाश में वृद्धि तथा बेटियों के लिए सेना और सैनिक स्कूलों का रास्ता खुलवाकर उन्हें सशक्त बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज हमारी देश की महिलाएं खेत में अनाज उगाने से लेकर अंतरिक्ष प्रोग्रामों का हिस्सा बनने तक और खेलों में मेडल लाने से लेकर सेना में कमान संभालने तक का महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में मातृशक्ति के उत्थान और उनके सशक्तिकरण
के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने जहां महिलाओं के लिए, क्योंकि राज्य के अंदर एक बहुत बड़ी कठिन परिस्थितियों में हमारी माताएं बहनें काम करती हैं। मैंने अपनी माँ को भी देखा है किस प्रकार से खेतों में काम करना पड़ता था, किस प्रकार से घर में गाय भैंस देखनी होती थी, उसके बाद किस प्रकार से घर चलाना होता था। ये कमोबेश हर एक परिवार में महिलाओं के सामने एक बड़ी चुनौती होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने विधानसभा में विधेयक लाकर 30% का क्षैतिज आरक्षण रोजगार के क्षेत्र में मातृ शक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने पारित किया। प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। प्रदेश की महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों को विपणन का अवसर मिले, देश और विदेशों में उसकी पहचान हो, उसको लेकर हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, इसका हमने शुभारंभ किया है। जो हमारे बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज विश्व के अनेक स्थानों पर पहुंच रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि महिला समूह ने अपनी मेहनत और आत्मबल के दम पर उद्यमिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं। हमारे राज्य में भी लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 1,63,000 से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनना यह बताता है कि हमारे प्रदेश की बहनें किसी से कम नहीं है। इतना ही नहीं, महिला समूह को आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव योजना से आज 30,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होकर 5 करोड़ रुपए से भी अधिक का कारोबार कर चुकी है। बहनों, आज के अवसर पर मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हम ग्रामीण महिलाओं की आजीविका की वृद्धि के लिए जल्दी ही जल सखी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का काम महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए कनेक्शन, बिल वितरण, बिल वसूली और योजनाओं के रखरखाव का काम भी हम आउटसोर्स के आधार पर महिला समूहों को देने का प्रावधान कर रहे हैं। यदि मैं आज इस अवसर पर एक एक करके ऐसे कामों को गिनाने लगूंगा तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सब केवल योजनाएं नहीं है, बल्कि ये बहनों के प्रति हमारा प्रेम और हमारी जिम्मेदारी है। और आज मैं इस समारोह में एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आपके एक भाई के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हूं। और मैं विधानसभा में भी जब मैंने अपनी बात रखी थी पिछले सत्र में, तो मैंने कहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि आने वाले 10 साल उत्तराखंड की समृद्धि के होंगे। उत्तराखंड जो अपने संकल्प लेगा उसको शिखर तक पहुंचाएगा, जो संकल्प लेगा उसको सिद्धि तक पहुंचाएगा। उसको पहुंचाने का अगर कोई क्रांतिकारी इतिहास लिखने का काम करेंगी तो वो हमारी बहनें करेंगी, हमारी मातृशक्ति करेगी। क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से संसाधनों के अभाव के बावजूद भी जिस प्रकार का उन्होंने कौशल दिखाया है, जिस प्रकार की उन्होंने मेहनत की है, मैं सच कह सकता हूं कि परिश्रम की पराकाष्ठा करके एक से एक अच्छे उत्पाद बनाने का काम आज हमारी बहनों के समूह कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई साहब कि इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हमारी बहनों के हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि बहुत बार वो उनके बनाए हुए उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ती हैं। इस प्रकार से वो काम कर रही है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि प्रदेश की किसी भी बहन बेटी को कभी भी कोई परेशानी हो, वैसे तो हम लोग सामान्य रूप से गणेश जोशी जी, हमारी सरकार, सभी लोग, सारे मंत्रीगण इस काम में लगे होते हैं, लेकिन आप सब मेरे कार्यालय से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा मैं स्वयं आपकी परेशानी का संज्ञान लेकर उसका निस्तारण करूं और एक भाई होने का कर्तव्य निभा सकूं। बहनों, हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा से जैसे आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन
हमें मिलता। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन के संबंध में उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसके बाद सीएम ने बैठक में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने औरैया जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद मंत्री ने कहा कि यूपी में बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और बुंदेलखंड के इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी अधिकारी मंत्री मौके पर मौजूद हैं। खाने पीने समेत आदि सभी इंतजाम पहले ही कर दिए गए हैं। बाढ़ बुंदेलखंड में और जो नदियां हमारी हैं, जिसमें भयंकर मध्य प्रदेश में बारिश होने के कारण ये सभी नदियों में पानी भयंकर आने के कारण औरैया, इटावा, बुंदेलखंड हमारे सभी जनपद जो बाढ़ से प्रभावित हुए, अब वर्तमान में स्थिति की सभी पानी अब उतर रहे हैं। चंबल, पहुज, बेतवा, केन, ये जितनी नदियां हैं जो जुड़ी, इसमें पानी आ जाने के कारण पानी बढ़ गया था। जो गांव हमारे प्रभावित थे, हमीरपुर, बांदा, ये सभी जिलों में, जालौन, औरैया, सभी जिला प्रशासन आदरणीय योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी अधिकारीगण भी जमीन पर हैं और मंत्रीगण भी, सभी की जिम्मेदारी दी गई है किसी प्रकार का परेशानी न हो। और अधिकारी पहले से भी सचेत थे कि पानी बढ़ने वाला है और ये सूचना भी थी कि अब चंबल का पानी, फला नदियों का, केन, बेतवा, पहुज, धसान, जितनी नदियां यमुना में मिलने वाली, ये पानी बढ़ने वाला है, तो सभी को जानकारी भी थी। इसलिए शिविर की भी व्यवस्था हर प्रकार का, तो चारा की व्यवस्था भी, जानवर पशुओं के लिए भी और उनके पशु डॉक्टर भी पहले से तैयारी थी और कैंप भी हर जगह थे। कहीं कहीं विद्यालयों में जहां भी रुकने का कैंप बनाया गया, सभी भोजन की भी व्यवस्था वहां पर और पैकेट का वितरण भी गांव में हो रहा है। मैं देखकर भी आ रहा हूं सभी गांव में जहां जहां प्रभावित है, पैकेट वितरण है भोजन का। और कैंप में भी लोग, शिविर में, राहत शिविर जो हमारे कैंप लगे हैं उसमें भी रुकने को, वहां भी भंडारा चल रहा, भोजन चल रहा है। पशुओं के लिए भूसा भी एकत्रित किए गए हैं। ऐसे सभी के लिए डॉक्टरों की टीम है और जहां जल भराव है वहां पंपिंग सेट भी लगा है, पानी बाहर कैसे निकाला जाए नगरों का, ये भी पूरी तैयारी हमारी है। और आगे भी सभी अधिकारीगण और मंत्री भी सभी जमीन पर। आज आदरणीय मोदी जी भी, आदरणीय योगी जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी का, जो कि किसी प्रकार का गांव गरीब किसान को बाढ़ से नहीं परेशानी होनी चाहिए, वो परेशानी भी नहीं होगा। आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी शाम को भी 7 बजे सभी राज्य के सभी अधिकारियों का भी वर्चुअल की, किसी जनपद में किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए। कन्नौज में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर मंत्री असीम अरुण ने जनता की समस्याएं सुनी, जिसके बाद मंत्री ने मौके पर कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। साथ ही भूमि विवाद की शिकायतों का सही निपटारा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किए। इस दौरान डीएम आशीष कुमार सिंह, एसडीएम नवनीता राय भी मौजूद रहे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने दुख जताया है। सांसद ने कहा कि ये बहुत ही दुखद है। हमने देश के बहुत बड़े विचारक और देश के प्रति समर्पित नेता को खो दिया है। उनके निधन से हम दुखी हैं। यह बड़ी क्षति है। ये बड़ी दुखद सूचना है और हमने देश के बहुत बड़े विचारक और देश के प्रति समर्पित नेता को खो दिया। उनके निधन से हम दुखित हैं और ऐसे वक्त मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में रखे, जहाँ रहे, शांति रहे और उनके परिवारजनों की। यह तो राजनीति में रहने वाले नेता का परिवार बहुत बड़ा होता है, सीमित नहीं होता। लाखों उसके मानने वाले होते हैं, विचारों के साथी होते, कार्यकर्ता होते हैं। तो उनके परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, शक्ति दे। और बड़ी क्षति हुई है, ये क्षति की पूर्ति संभव नहीं।
मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मथुरा के कौसी कला में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां टीम ने ब्रिजवासी डेयरी पर की गई पूर्व कार्रवाई के बाद बरामद खराब पनीर को नष्ट करवा दिया है। आपको बता दें कि विभाग की तरफ से कदम प्रयोगशाला जांच में पनीर को मानकों के अनुरूप न पाए जाने के बाद उठाया गया है। इस दौरान लगभग 600 किलो सिंथेटिक और खराब पनीर को नियमानुसार नष्ट किया गया। ये हम लोगों ने जो माल सीज किया था उसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में ये सारा माल असुरक्षित पाया गया है, मानव भोग के लिए जो है ये असुरक्षित है, इसलिए इसको जो है डिस्ट्रॉय कराया। कितने किलो पनीर होगा लगभग? 600 किलो। इन्होंने 600 किलो बताया था और अभी गिनती के बाद हम टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बता, वास्तविक क्या है वो गिनती के बाद बताते हैं। तो क्या क्या चीज़ें पाई गई इस पनीर के अंदर, मतलब जो मानव स्वास्थ्य के लिए आनी? इसमें जो है रिफाइंड पाया गया है, इसमें कार्बोनेटेड न्यूट्रलाइजर पाया गया है, ये मेन चीज़ इसके हैं। और उसके अलावा जो इसके जो मानक हैं और मानक से इसके जो रीडिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। काफ़ी डिफरेंट। तो इस तरह की तमाम जो फैक्ट्रियाँ हैं, तमाम जो पनीर बनाने वाली जो डेयरियाँ हैं और भी क्षेत्र में चल रही हैं आसपास, तो वहाँ इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह की आपकी जो छापामार हम लोग लगातार छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। सारी डेयरियों का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और इस महीने हमने जो है ये दूसरी डेयरी पकड़ी है जिस पे हमने एफआईआर कराई है। इस महीने की 2 तारीख को भी हमने एक एफआईआर कराई थी और इसकी दूसरी डेयरी इस पे कराई है और भी जो पाएंगे हम उनको गिरफ्तार करा के उनको जेल भेजेंगे उनको। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर सिंभावली थाना क्षेत्र में मकान की रेकी करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को ग्रामीणों ने दबोच लिया, जिसके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मुआयना किया, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले को लेकर थाना प्रभारी सुमित तोमर का कहना है कि हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने अपने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद महिला ने सड़क पर ही जमकर हंगामा काटा और प्रेमिका के साथ मारपीट की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ की और शांति भंग करने पर कार्रवाई की। हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने नाबालिग की मौत का खुलासा करते हुए मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल नाबालिग के साथ कुकर्म और मारपीट करने के चलते बच्चे की मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑफिस में एक उबारपुर गांव में एक बच्चे की डेथ हुई थी 9 जुलाई। ये बच्चा अपने जीजा के यहाँ रहकर पढ़ता था और उसकी डेथ होने के बाद इसके परिजन, जो कि मूल रूप से दसना के रहने वाले हैं, ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिए थे। फिर बाद में उनको संदेह हुआ कि इसकी मौत पे कुछ संदिग्धता है, तो उस आधार पर वो उनको पोस्टमार्टम कराया था, जिसमें इस बच्चे के साथ मारपीट एवं सेक्सुअल असॉल्ट के कुछ तथ्य अंकित किए गए थे, जिसके आधार पर थाना ऑफिस में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को 115 BNS, 105 BNS और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में जेल दिया। मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश ने पहाड़ों की नींव को हिलाकर रख दिया है, जहां खरौला निवास क्षेत्र में एक भयानक भूस्खलन ने स्थानीय निवासियों की सांसें थमा दी। भूस्खलन से एक परिवार के 2 कमरे पूरी तरह ध्वस्त हो गए और उनके घर तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग भी मलबे में दफन हो गया। अब यह परिवार पूरी तरह से बाहरी संपर्क से कट चुका है। गनीमत यह रही कि उस समय परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित स्थान पर थे, जिससे जान माल की हानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार कमल राठौर भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवार से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया और राहत और पुनर्वास की व्यवस्था का आश्वासन दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।